हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। जैसा कि आपको ऑलरेडी पता है कि ये लेक्चर मैं एक दिन की डिले से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो मैंने एक दिन लेक्चर रिकॉर्ड इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरे पास जो अंडरस्टैंडिंग है कि होमवर्क ज़्यादा हो गया था 4A 4B। तो मैंने सोचा कि आपको एक दिन एक्स्ट्रा दे देते हैं ताकि आप अपना 4A और 4B को सॉल्व कर पाए, सॉरी 5A और 5B को सॉल्व कर पाए। तो उन एक्सरसाइज़ में जो क्वेरीज़ थी वो ऑलरेडी मेरे पास आ गई और मैंने उनको सॉल्व कर लिया है। तो अभी मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके पास एक्सरसाइज़ेज़ 5A और 5B में से कोई भी क्वेश्चंस नहीं बचे होंगे और आपको ऑलरेडी सफिशिएंट टाइम ऑलरेडी दिया है उन एक्सरसाइज़ को सॉल्व करने के लिए। तो उसके दौरान जो क्वेरीज़ थी वो हमने ऑलरेडी सॉल्व बच्चों के साथ कर ली, जिसकी कोई क्वेरी थी। उसके अलावा मेरे पास कमेंट्स में कोई क्वेरी नहीं आई है, तो आई होप कि मेरे पास 5A और 5B मेरे पास आपका क्लियर है। ठीक है? तो अभी हमारे पास जो बचा है, मैंने लास्ट लेक्चर में बोला 5C और 5D बचा है। तो कुल मिला के ये 2 लेक्चर्स का ये टॉपिक बचा है हमारे पास। एक लेक्चर आज रिकॉर्ड हो रहा है, आज ही रिकॉर्ड होगा और आज ही अपलोड होगा और उसका नेक्स्ट लेक्चर जो है वो कल अपलोड होगा। तो हमारे पास ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है? इसमें जो कॉन्सेप्ट्स है वो तो आज ही कंप्लीट हो जाएँगे, लेकिन एक्सरसाइज़ेज़ के लिए मैंने 2 दिन रखे हैं बिकॉज़ ये जो चैप्टर है इसमें क्या है कि क्वेश्चन्स किसी भी टाइप के आ सकते हैं। इसमें स्कोप बहुत ज़्यादा रहता है क्वेश्चन्स की को फ्रेम करने का। जिस टाइप का ये चैप्टर है वो आपने अभी तक देखा होगा कि क्वेश्चन फ्रेम करने का बहुत ही लार्ज स्कोप है। तो उस केस में इंस्टीट्यूट किसी भी तरीके से क्वेश्चन बना के आपसे पूछ सकता है। तो जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन्स करेंगे उतना आपको इस चैप्टर में कॉन्फिडेंस आता जाएगा। तो मैंने ये डिसाइड किया है कि आज 5C के कुछ क्वेश्चंस मैं करवाता हूँ और कुछ आपको होमवर्क देंगे और नेक्स्ट लेक्चर पे 5D के कुछ क्वेश्चंस मैं खुद करवाऊँगा और आपको कुछ क्वेश्चंस होमवर्क देंगे। ठीक है? और जो बचे हुए कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम आज ही कवर करेंगे और उसके साथ हम वो कॉन्सेप्ट आज ही कवर करेंगे, तो हमारा कॉन्सेप्चुअली ये चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन एक्सरसाइजेस को जोड़ के अगर हम देखें तो अभी 2 लेक्चर्स का ये बचा हुआ है इंक्लूडिंग दिस लेक्चर। ठीक है? तो आइए हम शुरू करते हैं आपके साथ और थोड़ा-सा जो है आपको एक रिकॉल करते हैं कि अभी तक हम किस स्टेज पे हैं। ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। हमने एनपीआर पढ़ा, हमने परम्यूटेशंस पढ़ा। हमने परम्यूटेशंस में विद रिस्ट्रिक्शन भी देखा और विदाउट रिस्ट्रिक्शन भी देखा। ये हमने कर लिया ऑलरेडी। ठीक है? बट इसमें हमने एक चीज़ हमेशा देखी जो अभी तक हमने पढ़ा वो था विदाउट रिपिटिशन। आज हम विद रिपिटिशन वाला पार्ट भी कवर कर लेंगे। परम्यूटेशंस में एक ही चीज़ बची है वो है विद रिपिटिशन। ठीक है? उसके बाद हम एनसीआर की तरफ आए। फंडामेंटल रूल्स ऑफ काउंटिंग एंड फैक्टोरियल हमने सीख लिया ऑलरेडी, वो तो पहले लेक्चर में ही था। एनसीआर की तरफ आए, हमने एनसीआर का भी बेसिक सीख लिया कि हमारे पास एनसीआर इक्वल टू होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल r फैक्टोरियल। ये चीज़ हमने सीखा। हमने डिफरेंस समझी हमने एनपीआर वर्सेस एनसीआर में। यहाँ पे हमने समझा कि ये हमारे पास होता है अरेंजमेंट और ये हमारे पास होता है सिलेक्शन। उसका क्या मतलब होता है कि ये हमारे पास होता है यहाँ पे ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इज मस्ट और यहाँ पे ऑर्डर डज नॉट मैटर। डज नॉट मैटर मीन्स यहाँ पे आपका ग्रुप कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे आपका ए बी सी और बी ए सी 2 परम्यूटेशन मानी जाएगी और यहाँ पे आपका ए बी सी और बी ए सी सेम ग्रुप माना जाएगा, एक ही कॉम्बिनेशन माना जाएगा। हमने ये भी सीख लिया। हमने ये भी सीख लिया कि एनपीआर और एनसीआर में क्या रिलेशनशिप है आपस में। हमें ये पता है कि जो एनसीआर है वो तो बेसिकली एनपीआर ही है, लेकिन डिवाइडेड बाय इसमें आर फैक्टोरियल करना है। मींस जो कॉमन ग्रुप्स है उनको हम एलिमिनेट करेंगे ताकि हम डिस्टिंक्ट ग्रुप्स पे पहुंच जाए। यहाँ पे हमें डिस्टिंक्ट ग्रुप्स पे पहुंचना होता है। ये भी हमने सीख लिया। ये सारा भी हमने सीखा हुआ है, मैं उसी चीज को रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है? उसके बाद हमने कॉम्बिनेशन पे कुछ एग्जाम्पल्स करी थी और वहां पे हमने कंक्लूड किया था। आज हम पढ़ेंगे कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्बिनेशंस। बहुत ही आसान है, कोई डिफिकल्ट है नहीं, बट जो प्रॉपर्टीज आपकी है वो आपकी जो बेसिक फॉर्मूला है यानी NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल जो है, इससे ही आप डिराइव कर सकते हैं।
एक बेसिक प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, बहुत ही सिंपल है, NCR इज इक्वल टू NCN माइनस आर। अब ये क्या चीज को समझने की कोशिश कीजिए, बहुत ही आसान है। सपोज मैं आपसे बोलूं 8C5 किसके बराबर होता है, या क्या बराबर होता है 8 फैक्टोरियल, ठीक है, डिवाइडेड बाई 8 माइनस 5 फैक्टोरियल, ठीक है, और 5 फैक्टोरियल, ठीक है, पढ़ा है हमने। NCR इक्वल होता है n फैक्टोरियल, n माइनस r फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल, तो वो यूज करके हमने ये निकाला। अब इसको मैं अगर गौर से देखूं तो ये मेरे पास ऐसे आएगा, ठीक है, तो मेरे पास ऐसे आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। और अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूं 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, इसको मैं 8 माइनस 3 लिख सकता हूँ, इस 5 को बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो अब अगर मैं देखूं मेरे पास 8C3 आ गया ये मेरे पास। अगर मैं 8C3 को सॉल्व करना चाहूँ तो वो भी तो यही आएगा मेरे पास, 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 8 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, मेरे पास सेम वही आ गया वही चीज। यानी आप इसको समझ लीजिए, बहुत ही सिंपल सी चीज है कि अगर मेरे पास NCR है मेरे पास, इक्विवेलेंट होता है NCN माइनस आर। मीन्स अगर मेरे पास 8C5 है, मेरे पास 8C3 के बराबर हो जाएगा। मेरे पास 9C4 है, 9C5 के बराबर हो जाएगा। मेरे पास 10C3 है, 10C7 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और ये क्यों होगा वो भी आपको दिखा देते हैं मैथमेटिकली, बट ये मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला आ गई कि NCR मेरा NCN माइनस आर के बराबर हो जाता है। तो इसको एक बार मैथमेटिकली देखते हैं, फिर फॉर्मूला भी डिराइव करते हैं इसका। अगर मैं 10C3 को सॉल्व करना चाहूँ, मेरे पास आएगा 10 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, पता है। और इसको सॉल्व करना चाहूँ वो भी आएगा 10 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल। तो ये तो वैसे ही इक्विवेलेंट हो गए, ठीक है। अब लेट अस सी कि हम इसको फॉर्मूला से एक बार कर पाएंगे, स्टैंडर्ड फॉर्मूला तो समझ ली, एक बार देख लेते हैं। अगर मैं ऐसे लिखूं NCR, मुझे इसको प्रूव करना है कि इक्वल टू है NCN माइनस आर। तो अगर मैं ये सॉल्व करना चाहूं बाय यूजिंग कॉम्बिनेशन फॉर्मूला, ये हो गया n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है, और यहाँ पे हो गया n माइनस आर, ठीक है, ये हो गया n फैक्टोरियल, ये हो गया n माइनस आर फैक्टोरियल, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, कैंसिल आउट हो जाएगा, n माइनस n प्लस आर, तो मेरे पास आ गया n माइनस आर फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल। अगर आप देखें तो ये इसकी ही डेफिनेशन बन गई। तो मेरे पास चाहे मैं ये ले लूं या ये ले लूं, ये आपस में इक्विवेलेंट होते हैं। बहुत ही आसान सी प्रॉपर्टी है, ये आपको काफी यूज आएगी, लेकिन है बहुत आसान सी। तो अगर मैं इसको फिर से एक बार सम अप करूं तो मेरे पास 8C3 इक्वल टू होगा 8C5, 9C2 इक्वल टू होगा 9C7, 11C4 इक्वल टू होगा 11C7 एंड सो ऑन, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। ये मेरे पास एक प्रॉपर्टी आ गई। मेरे पास एक और प्रॉपर्टी है NCN, यानी 4 में से 4 का ग्रुप बनाना है। तो मैंने कहा था आपके साथ 1 के बराबर होगा, बिल्कुल होगा। अगर मैं बोलूं ABCD मेरे पास 4 है और उनसे मुझे 4 का ग्रुप बनाना है, तो वो एक ही ग्रुप बनेगा ABCD। परम्यूटेशन 4 फैक्टोरियल बन जाएगी, लेकिन ग्रुप एक ही बन जाएगा, ठीक है। तो अब जब एक ही बनेगा तो ये मेरे पास NCN 1 के बराबर आ गया। इसको क्या हम बाय डेफिनेशन देख सकते हैं? हाँ देख सकते हैं, 8 फैक्टोरियल 8 माइनस 8 फैक्टोरियल, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 8 फैक्टोरियल, ठीक है, n फैक्टोरियल n माइनस r और r फैक्टोरियल। तो ये हो गया 0 फैक्टोरियल, ये और कैंसिल हो जाएगा, और 0 फैक्टोरियल 1 के बराबर है, पता है आपको, तो ये 1 ही हो जाएगा। यानी मेरे पास NCN इज इक्वल टू 1 है। ये भी आपको काफी इजीली समझ आ जाएगा, ये बाय डेफिनेशन ही है, NCN इज इक्वल टू 1। सिमिलरली अगर मैं NC0 करना चाहूँ, NC0, तो वो भी आपका 1 की इक्विवेलेंट आएगा। कैसे? आपको पता है n फैक्टोरियल, n माइनस 0 फैक्टोरियल और 0 फैक्टोरियल, ये हो गया n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल, तो ये आपके पास ऑलरेडी हो गया 1। यानी मेरे पास 4 का ग्रुप है और मुझे कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं बनानी, तो मेरे पास कौन सी कॉम्बिनेशन आएगी? 1, दैट मींस नो कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो ये भी आपका बाय डेफिनेशन 1 के ही बराबर आ जाएगा। ये कोई प्रॉपर्टी है, ठीक। अब इसमें एक प्रॉपर्टी जो है, जो आपने सीखनी है, बाकी क्योंकि बहुत सिंपल थी वो आप सीख लीजिए। वो प्रॉपर्टी ऐसे है, मैं लिख के बताता हूं कि अगर मैं ऐसे लिखूं 8C5 और यहां पे लिखूं 8C4,
ठीक है। अब मैं आपको बोलूं कि ये किसके बराबर होगा, ये किसके बराबर होगा, यानी 8C5 दैट मींस NCR और NCR-1 ऐसे हम लिख सकते हैं। तो ये मेरा किसके बराबर हो जाएगा, ये प्रॉपर्टी हमको बता के दिखाएंगे, अभी सॉल्व करके दिखाएंगे। ये मेरा इक्विवेलेंट आ जाएगा 9C5 दैट मींस ये जो 8 मेरा कॉमन है, इसे मैं 1 जोड़ रहा हूं, इसे मैं 1 ऐड कर रहा हूं, ठीक है, और जो ये R है इसको रिटेन कर रहा हूं, ठीक है, ये R-1 है, इसको रिटेन कर रहा हूं। दूसरे वर्ड में इसको देखे तो यहाँ पे भी मैं 1 जोड़ रहा हूँ, यहाँ पे भी मैं 1 जोड़ रहा हूँ, ठीक है, तो इसको N+1CR बनाता हूँ, ठीक है। एक और चीज समझते हैं, आपको सॉल्व करके देख सकते हैं इसको, आपका ये ट्रू होगा। 7C3 और मेरा 7C2 सपोज आएगा, मैं इसको लिखूंगा 8, ठीक है, C, मैं इसको लिखूंगा 8C और 3, ठीक है, 8C और 3, इसमें 1 जोड़ दिया और R को मैंने रिटेन किया, दूसरे वर्ड में इसमें भी 1 जोड़ दिया, इसमें भी 1 जोड़ दिया, ठीक है। ये मेरे पास हमेशा ट्रू होल्ड करेगा। अब इसका डिराइवेशन देखिए, आपके लिए जरूरी है नहीं, लेकिन एक बार करके देखते हैं ताकि आपको पता चले कि चीजें कैसे डिराइव होती है। आपको ज्यादा इसमें करने की जरूरत नहीं, एग्जामिनेशन में आपसे नहीं पूछा जाएगा डेरिवेशन या डेरिवेशन कोई तरीका, लेकिन ये चीज हमेशा ट्रू होल्ड होती है, क्यों होती है वो देखते हैं। तो फिर से एक एग्जांपल समझते हैं, अगर मैं लूं अपने पास 10C7 और यहाँ पे लूं 10 यहाँ पे लूं 10C7 और यहाँ पे लूं 10C6, तो आपको 11C7 के बराबर आ जाएगा। इसमें एक जोड़ लिया, इसमें भी एक जोड़ लिया, ठीक है। और अगर मैं इसका जर्नल फॉर्मूला लिखूं तो मेरे पास ये बन जाता है। अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ NCR और NCR-1 इज इक्वल टू N+1CR, ठीक है। तो ये मेरे पास का जर्नल फॉर्मूला आ गया। चलिए हम इसका पहले देखते हैं कि कैसे हम इसको डिराइव कर पाएंगे। ये आपकी बुक में ऑलरेडी एक दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से दिया हुआ है, तो हम इसको एक बार देखने की कोशिश करते हैं। NCR-1 N+1CR, ठीक है जी। तो ये चीज को हमें प्रूव करना है, ठीक है। अब आपको ऑलरेडी पता है कि हम क्या करेंगे, फैक्टोरियल को सॉल्व करके हम इसको देखेंगे कि क्या हम इससे कुछ डिराइव कर पाएंगे। तो अगर मैं इसको चलूं, मेरे साथ फॉलो करेंगे हर स्टेप में, तो ये मेरे पास आएगा n फैक्टोरियल, ठीक है, डिवाइडेड बाय n-r फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल बाय डेफिनेशन। तो ये मेरे पास आएगा n फैक्टोरियल, ये मेरे पास आएगा n-r, ये रहा पूरा, ठीक है, फैक्टोरियल, और डिवाइडेड बाय r-1 फैक्टोरियल, बिल्कुल आ जाएगा। अब इसको मैं n फैक्टोरियल लिखता हूं अभी, ठीक है। पहले इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद कॉमन फैक्टरिंग करेंगे। ये हो गया n-r+1 फैक्टोरियल, ठीक है, और ये हो गया r-1 फैक्टोरियल, ठीक है। अब मेरे से फॉलो कर रहे होंगे। अब अगर मैं इसको और सॉल्व करने की कोशिश करूं तो मेरे पास n फैक्टोरियल ऐसे लिखेंगे। अब हमें इसमें से कॉमन लेना है, तो हम क्वेश्चन कैसे कॉमन ले, पता है आपको कि यहाँ पे r बड़ा फैक्टोरियल r-1 छोटा है, r बड़ा है r-1 छोटा है, तो मैं क्या करूंगा इसमें से एक कॉमन ले लूंगा। इसको मैं n-r ही लिखूंगा, यहाँ इसको इनटू r लिखूंगा और r-1 लिख सकता हूँ, ठीक है। ये हम पहले दिन से करते आ रहे हैं, ताकि मेरा ये r-1 के इक्विवेलेंट हो जाए। यहाँ पे मैं n फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। अब इधर देखिए मेरे पास n-r+1 बड़ा है, n-r+1 बड़ा है किससे, n-r से, तो मैं इसको क्या लिखूंगा n-r+1, ठीक है, ये मैंने लिख दिया, ये मैंने लिख दिया, और यहाँ पे मैंने रखा इसमें n-r का फैक्टोरियल इनटू r-1 मेरा ऐसे ही है। जब मैंने इतनी स्प्लिटिंग की, इससे क्या हुआ, मेरे काफी सारे कॉमन फैक्टर आ गए जिनको मैं बाहर ले सकता हूँ। कैसे ले सकता हूँ, n फैक्टोरियल मैं बाहर ले सकता हूँ, ये कॉमन है, ये कॉमन है, इसको बाहर ले सकता हूँ। r-1 भी मेरा कॉमन है, इसको भी बाहर ले सकता हूँ, और मेरे पास n-r भी कॉमन है, इसको भी बाहर ले सकता हूँ। तो अगर मैं गौर से देखूं तो मेरे पास क्या बाहर चला गया, n-r चला गया और r-1 भी बाहर चला गया, ये तीनों मेरे पास बाहर चले गए। तो अंदर क्या बचा, 1/r प्लस 1/n-r+1, ये बचा मेरे पास। बिल्कुल आप ठीक फॉलो कर रहे हैं।
तो इसको अगर मैं सॉल्व करने की कोशिश करूं तो शायद मैं अपने सोल्यूशन पे आ गया। ये हो गया n माइनस आर प्लस वन प्लस आर, ठीक है, डिवाइडेड बाय आर और n माइनस आर प्लस वन, ये मल्टीप्लिकेशन में। तो अब गौर से देखिए तो मैं सोल्यूशन पे आ गया। कैसे आ गया? ये मेरे पास n फैक्टोरियल बचा, ये मेरे पास n माइनस आर बचा, डिवाइडेड बाय आर माइनस वन बचा, ये मेरे पास n प्लस वन बचा और ये मेरे पास r बचा, ठीक है, और ये मेरे पास बचा n माइनस आर प्लस वन। आप देखिए अगर मैं n फैक्टोरियल को n प्लस वन मल्टीप्लाई करूँ तो n प्लस वन फैक्टोरियल ही हो गया मेरे पास, बिल्कुल ठीक है। अगर मैं 8 फैक्टोरियल को 9 मल्टीप्लाई करूँ तो 9 फैक्टोरियल हो जाता है मेरे पास, पता है आपको, तीनों जगह में ही यूज करेंगे। सिमिलरली अगर मैं r माइनस वन को r मल्टीप्लाई करूँ तो r फैक्टोरियल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। यानी मैं r माइनस वन 8 माइनस वन 7 फैक्टोरियल को 8 मल्टीप्लाई करूँ तो 8 फैक्टोरियल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और अगर मैं n माइनस आर को n माइनस आर प्लस वन मल्टीप्लाई करूँ, यानी n माइनस आर का फैक्टोरियल जो उसको n माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल करूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा? मेरे पास क्या आ जाएगा? ठीक है, n माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको लिखना चाहूं n प्लस वन सी आर तो लिख सकता हूं, देखिए बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि अगर मैं इसको अब सॉल्व करूं यहां से तो मेरा यही बन जाएगा वापस n प्लस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n प्लस वन माइनस आर, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल बाय n माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है, ये मेरे पास आ गया, बिल्कुल आ गया। तो ये इसका जो है, ये इसका जो है डेरिवेशन है, लेकिन आपके लिए इतना ज्यादा रिलेवेंट नहीं है। आपको ये समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है, आप इसको एक बार खुद से ट्राई कर लीजिए डेरिवेशन, आपको वैसे ज्यादा क्लैरिटी होगी, बुक में भी सॉल्व करके दिया उसको भी देख सकते हैं। लेकिन नेट जो आपका डेरिवेशन रहा वो ये रहा कि अगर मेरे पास 8C5 है और मेरे पास सपोज 8C4 है, 8 के 5 कॉम्बिनेशन, 8 के 4 कॉम्बिनेशन, तो मैं सिंपली इसको इसको एक एक जोड़ दीजिए 9C5 लिख सकता हूँ, इसमें एक जोड़ दीजिए, इसमें भी एक जोड़ दीजिए, ठीक है। और यही मैंने अगर जनरल फॉर्म में देखें तो NCR प्लस NCR माइनस वन इक्वलेंट होता है n प्लस वन CR के बराबर, इसमें एक जोड़ दिया, इसमें भी एक जोड़ दिया, ठीक है। ये मेरे पास डेरिवेशन आ गया, ठीक है। और दो तीन कॉन्सेप्ट उनको करके हम एग्जाम्पल्स की ओर चलते हैं। मेरे पास एक जो कॉन्सेप्ट है, मेरे पास एक जो कॉन्सेप्ट है वो है कॉम्बिनेशंस में, वो है कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल एलिमेंट्स जो है और टेकन वन और मोर एट अ टाइम, ठीक है। इसको हम समझेंगे, इस पे काफी सारे क्वेश्चंस भी है, इसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। मैं अगर बोलूं मेरे पास 4 एलिमेंट्स है ABCD, तो मेरे पास n हो गया 4। अब आप बताइए इसमें से मैं टोटल कितने कॉम्बिनेशन बना सकता हूं? जब हम क्वेश्चन करते हैं नॉर्मली तो तब हम आपको बोलते हैं कि मेरे पास ABCD है, इसमें से मुझे 2 लेने हैं, तो हम बोलते हैं कि 4C2 है, ठीक है। या हम बोलते हैं कि इसमें से भी 3 है, मुझे 4C3 है, 5C3 है, यानी हम बोलते हैं कि हमारे पास n टोटल इतना है, इसमें से हमें इतने लेने हैं, तो तब हम क्या बोलते हैं NCR। लेकिन अब अगर क्वेश्चन आपसे पूछे, क्वेश्चन आपसे ये सब नहीं पूछे, क्वेश्चन आपसे इनफैक्ट पूछे कि मुझे बताइए मेरे पास 4 एलिमेंट है, मैं इसमें से कितने कॉम्बिनेशन टोटल कर सकता हूँ, ठीक है। इसको लॉजिकली समझेंगे अपने पास, इसमें से भी कितने कॉम्बिनेशन बना सकता हूँ, तो आपको पता है या तो बना सकते हैं एक एक मतलब एक एलिमेंट ले सकते हैं, या तो 2 एलिमेंट ले सकते हैं, या 3 एलिमेंट ले सकते हैं, 4 एलिमेंट ले सकते हैं। तो अब अगर मैं देखूं मेरे पास एक एलिमेंट लूं तो क्या आएगा 4C1, 2 एलिमेंट लूं तो क्या आएगा 4C2, 3 एलिमेंट लूं तो क्या आएगा 4C3 और 4 लूं तो क्या आएगा 4C4। तो मेरे पास ऐसी प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन हो जाएगा, यहाँ आपको सारी कॉम्बिनेशंस निकालनी है। आपका हो जाएगा सिंपली 4C1 4C2 4C3 प्लस 4C4, तो या तो आप एक ले सकते हैं, या 2 का कॉम्बिनेशन, या 3 का, या 4 का, ठीक है। तो अब अगर मैं आपको बोलूं कि क्या हम इसी प्रॉब्लम को थ्रू फंडामेंटल रूल्स ऑफ काउंटिंग प्रोसीड कर सकते हैं, जो हमने पहले पढ़ा था फंडामेंटल रूल्स के थ्रू, हम वैसे देखते हैं इसको कि मेरे पास ABCD है, ABCD है, तो अब मुझे इसकी कॉम्बिनेशन बनानी है।
तो मैं आपको बोलूं एक तरीका है, फर्स्ट वे है कि या तो ए को लेंगे या ए को नहीं लेंगे। सेकंड तरीका है या तो बी को लेंगे हम किसी ग्रुप का पार्ट, या तो बी को नहीं लेंगे लेंगे, सी को या तो नहीं लेंगे लेंगे, डी को या तो नहीं लेंगे और लेंगे। तो ऑप्शन क्या है हमारे पास, या तो हम ए को ग्रुप का पार्ट बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, बी को ग्रुप का पार्ट बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, सी को ग्रुप का पार्ट बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, डी को किसी ग्रुप का पार्ट बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो वही मैंने ऊपर भी लिखा है 4C1 है, तो चार में से एक लूंगा या दो लूंगा या तीन लूंगा या चार लूंगा। अगर उसको दूसरे तरीके से बोलना चाहूँ तो मैं ए को लूंगा या छोड़ दूंगा, बी को लूंगा या छोड़ दूंगा, सी को लूंगा या छोड़ दूंगा, डी को लूंगा या छोड़ दूंगा, किसी भी ग्रुप में किसी भी नंबरिंग में या तो लूंगा या छोड़ दूंगा। अब अगर मैं देखूं तो मेरे पास कितने तरीके हो गए, यहाँ पे कितने वेज हो गए ए को डील करने के। देयर आर टू वेज टू डील विद ए। Similarly, there are two ways to deal with B. There are two ways to deal with C. There are two ways to deal with D. या तो इसको लूंगा या नहीं लूंगा, या तो मुझे लॉन्ग कट से कैलकुलेट करना पड़ेगा, या मैं थ्रू फंडामेंटल रूल्स ऐसे बोल रहा हूँ कि मेरे पास दो दो तरीके हैं हर किसी एलिमेंट को टैकल करने के लिए। तो अगर मैं फंडामेंटल रूल्स अप्लाई करूं तो मेरे पास कितने तरीके आएंगे टोटल, तो मेरे पास आएंगे तरीके 2 into 2 into 2 into 2, बिकॉज मेरे पास दो तरीके हैं हर एलिमेंट को डील करने के। तो देयरफॉर मेरा टोटल आएगा 2 raised power 4। ये मेरा होगा इसमें सॉल्यूशन। और अगर मैं इसको सॉल्व करूं, इसको ऐसे 4C1 को 4C2 4C3 4C4, वही मेरा इसके बराबर आ जाएगा। इसमें एक और चीज बताता हूँ आपको, पॉइंट क्या है मेरे पास, पॉइंट जो समझने का मेरे पास ये है कि अगर मेरे पास लिखा है कि चार में से दो लोग लेने हैं तो 4C2 को आप यूज करेंगे, पता है आपको करेंगे। लेकिन अगर आपके पास ये नहीं लिखा है कि आप बोले कि सारी कॉम्बिनेशंस बनाओ, एक की भी, दो की भी, तीन की भी, चार, तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो 4C1 प्लस 4C2 प्लस 4C3 प्लस 4C4। यहाँ पे एक भी कवर हो गया, दो भी कवर हो गया, देखिए एक भी कवर, दो भी कवर हो गया, तीन भी हो गया, चार भी हो गया। लेकिन इसका जो शॉर्टकट है, इसका जो फंडामेंटल रूल्स ऑफ काउंटिंग वाला मेथड है, वो ये है कि मुझे पता है कि ए को मैं या तो लूंगा या नहीं लूंगा, बी को लूंगा या नहीं लूंगा, सी को लूंगा या नहीं लूंगा, डी को ग्रुप में लूंगा या नहीं लूंगा। तो इस केस में मैं क्या करूंगा, मेरे पास दो दो तरीके हर एलिमेंट को डील करने के, 2 raised power 4 मेरे पास आ जाएगा। लेकिन इसमें एक एक और चीज है जो सीखने वाली है कि जब मैं बोल रहा हूँ ए को लूंगा या नहीं लूंगा, बी को लूंगा या नहीं लूंगा, सी को लूंगा या नहीं लूंगा, डी को लूंगा या नहीं, तो मेरे पास 2 raised power 4 वेज आ गए। लेकिन इसमें से एक वे तो ऐसा भी है, एक वे जितने भी 2 raised power 4 मेरे पास 16 आता है, मेरे पास 16 में से एक वे ऐसा भी है जहां पे कोई भी नहीं ले रहा। अगर आप देखें तो मैंने कहा कि ए को लूंगा या नहीं लूंगा, बी लूंगा या नहीं, या सी लूंगा या नहीं लूंगा, डी लूंगा या नहीं लूंगा, मेरे पास 2 raised power 4 आ गया। लेकिन 2 raised power 4 में से इसमें इंक्लूडेड है एक वे ऐसा भी जहां पे सारे एलिमिनेट हो रहे हैं, यानी किसी को नहीं ले रहा, जहां मैं किसी को भी नहीं ले रहा, वो तरीका भी 2 raised power 4 में आ गया। तो मैं क्या करता हूँ, उस एक तरीके को माइनस कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो ये मेरे पास ऐसे वेज आ गए जिनमें 1 और मोर आइटम्स एपीआर। समझ, आप ये चीज समझ गए होंगे, 1 और मोर आइटम एपीआर। 1 और मोर से मेरा क्या मतलब कि कोई ना कोई तो आना चाहिए। जब मैंने इतना सा पोर्शन किया, जब मैंने 2 raised power 4 वाला ऑप्शन किया, इतना सा ही ऑप्शन जब मैंने किया, तो इसमें क्या इशू हो गया कि इसमें वो एक वे भी चला गया जहां पे मैं सबको एलिमिनेट कर रहा हूँ, कि मैंने पहले ही बोला ले रहा हूँ नहीं ले रहा हूँ, ले रहा हूँ नहीं ले रहा हूँ, ले रहा हूँ नहीं ले रहा हूँ। जब मैंने 2 raised power 4 पे अराइव हुआ तो उसमें एक वे ऐसा भी आ गया, 1 वे ऐसा भी आया जिसमें सारे में ऑप्शंस को नहीं ले रहा, मैं कुछ भी नहीं ले रहा। तो मैंने वो एक वे एलिमिनेट किया जहां पे कोई भी सिलेक्ट नहीं हो रहा। तो मेरे पास नेट करके क्या आ गया कि नंबर ऑफ वेज, मुझे एक नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट, यानी कॉम्बिनेशन की बात, तो सिलेक्ट 1 और मोर, ये करो 1 और मोर। यहाँ पे मैं पहले बोल रहा हूँ सिलेक्ट कुछ ना कुछ तो करना है, 1 और मोर आउट ऑफ n एलिमेंट्स या n थिंग्स इज इक्वल 2 raised power n minus 1, बिकॉज मुझे सिलेक्ट कुछ ना कुछ तो करना है। मैं 2 raised power n करता हूं तो मेरे पास क्या होता है, एक ऐसा तरीका भी आ जाता है जिसमें मैं कोई भी सिलेक्ट नहीं कर रहा हूं। और इसका एक तरीका और भी है, हम इसको करेंगे सिंपली, क्या करेंगे, जैसे सपोज n की जगह मेरे पास 8 है, सपोज 8 में से, तो एक सोल्यूशन मेरे पास आ गया 2 raised power 8 minus 1। और मैं ऐसे कर सकता हूँ 8C1 8C2 8C3
8C4, 8C5, यही मेरे पास तरीके हैं, दो लूं तीनों, 8C6, 8C7 और 8C8, ये मैं ऐसे कर सकता हूँ। तो ये भी मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास इसी के इक्विवेलेंट आ जाएगा। अब अगर ये -1 का इम्पैक्ट खत्म करना है तो मैं यहाँ पे 8C0 भी जोड़ सकता हूँ कि कोई भी नहीं लेना। तो अगर मैं कोई भी नहीं लेने वाली बात कर रहा हूँ तो वो मेरे पास 2⁸8 के इक्विवेलेंट आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। यानी अगर मैं ऐसे लूं इसको 8C0 प्लस 8C1 प्लस 8C2 प्लस 8C3 प्लस 8C4 प्लस 8C5 8C6 8C7 8C8 इज इक्वल टू 2⁸8 के इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो ये सारे वो तरीके होंगे जिसमें कोई ना कोई सिलेक्ट हो रहा है, ऐसा तरीका होगा जिसमें कोई भी सिलेक्ट नहीं हो रहा। ठीक है, यही इसके माइनस में चला जाता है तो मेरे पास ये सारे सम का ऑप्शन आ जाता है 2⁸8 - 1। ऐसे तरीके जिनमें मैं कोई ना कोई सिलेक्ट कर रहा हूँ, वन और मोर एलिमेंट सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, मेरे पास ये भी कवर हो गया। अब चलिए लास्ट दो कॉन्सेप्ट है परम्यूटेशंस को लेके, बस लास्ट दो कॉन्सेप्ट है परम्यूटेशन को लेके। एक है परम्यूटेशंस विद रिपीटिशन और एक है परम्यूटेशंस ऑफ ऑल आइटम्स वाला। मुझे नहीं लग रहा है इसमें समझने में कोई दिक्कत आपको होनी चाहिए, ये हमने परम्यूटेशंस पढ़ा हुआ है। सपोज मैं आपसे बोलूं कि मुझे ABCD में से कोई वर्ड बनाना है, मुझे कोई वर्ड बनाना है यहाँ पे, या 1 2 3 कोई नंबर बनाना है, तो कितने वेज है हमारे पास? हम सिंपली बोलते हैं 4 फैक्टोरियल वेज है। अभी तक हमने यही सीखा हुआ है, 4 फैक्टोरियल वेज है। तो जब हम बोलते थे 4 फैक्टोरियल वेज है तो हम क्या लॉजिक लगाते थे कि n 4p4, यहाँ बोलते थे पहला वर्ड 4 तरीके से, फिर 3 तरीके से, फिर 2 तरीके से, फिर 1 तरीके से। तो यहाँ पे हमारी रीजनिंग क्या होती थी कि हमें रिपीट वर्ड नहीं करना, यानी अगर इनमें से कोई एक यहाँ पे आ गया तो फिर अगला यहाँ पे नहीं आ सकता, तभी हम 4 3 2 1 करते थे। अगर मैं आपको बोलूं कि ये कंडीशन हटा दी मैंने, रिपीटिशन वाली मैंने कंडीशन हटा दी, अब जिसको जहां मर्जी लिखो, अब आपको कितने वर्ड्स बना पाएंगे, इसको बोलते हैं ऑल कॉम्बिनेशन। अब जिसको जहां मर्जी लिखो ABCD में से 74 में से आप कितने कॉम्बिनेशंस बना पाएंगे? तो अब आप सिंपली बोलेंगे कि पहला भी 4 तरीके से, दूसरा भी 4 तरीके से, तीसरा भी 4 तरीके से, चौथा भी 4 तरीके से। बिकॉज अब आप 1 1 1 1 भी बना सकते हो, अब आप 2 2 2 2 ही बना सकते हो। पहले हमने ये चीजें इग्नोर की थी, हमने कहा था कि हम 4 into 3 into 2 into 1 ही बनाएंगे। तो मेरे पास अब आंसर क्या आ गया, 4 raised power 4, ना कि 4 फैक्टोरियल। ठीक है, एक और एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं कि अगर मैं रिपीटिशन वाली कंडीशन हटा दूं तो कैसे होगा। मेरे पास 3 वर्ड्स है ABC, अगर मैं बोलूं इसमें से आप वर्ड बनाओ और कोई भी वर्ड रिपीट नहीं होना चाहिए, वर्ड एक बार ही आएगा, तो आपको पता आप आंसर क्या बोलेंगे, 3 फैक्टोरियल वेज, दैट इज 3 into 2 is equal to 6। ठीक है, वो हो गया ABC, वैसे आप उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। लेकिन अब अगर मैं कंडीशंस हटा दूं, अब अगर मैं आपसे बोलूं कि कोई भी कंडीशन नहीं है, कोई भी कंडीशन नहीं है, आप, ठीक है, कोई भी कंडीशन, आप इसको रिपीट भी कर सकते हो, तो आप बोलोगे नहीं अब तो साहब 3 into 3 into 3 ही आएगा ऑप्शन, 3 आएगा ऑप्शन, वो इज इक्वल टू हो गया मेरे पास वो इज इक्वल टू मेरे पास हो गया 27। क्योंकि अब आप क्या कर सकते हो, ए ए बी भी ले सकते हो, ए भी ले सकते हो, अब आप रिपीटिशन की कोई कंडीशन नहीं है, तो आपके नंबर ऑफ कंडीशंस बढ़ गए। अब अगर मैं बोलूं नहीं 3 नहीं, आपको एबीसी में से 2 ही वर्ड बनाने हैं, आपको एबीसी में से 2 लेटर वर्ड चूज करने हैं, और आपके पास रिस्ट्रिक्शन है रिपीटिशन की, तो आप बोलोगे 3 into 2 पड़ा हुआ है इज इक्वल 6, या और आप ये भी बोल सकते हैं कि हमारे पास जो ऑप्शन है वो है NPR यानी 3P2, ये पड़ा हुआ है। अब जब मैंने बोला कि नहीं रेस्ट्रिक्शन कोई नहीं है, तो आप बोलोगे 3 into 3 इज इक्वल 3⁻²। ठीक है, तो अब कंडीशन कोई नहीं है। सिमिलरली मैं आपको बोलूं ABCDE में से आपको 3 डिजिट वाला बनाना है, तो आप बोलोगे 5 into 5 into 5। ठीक है, तो मैं इसको जर्नलाइज करूं तो फॉर्मूला क्या बन जाता है, n⁻r। बहुत ही सिंपल चीज है कि अगर मेरे पास रिपीटिशन की कोई कंडीशन नहीं है तो मैं सिंपली n⁻r तरीके से नंबर या वर्ड या कुछ भी बना सकता हूं, बिकॉज मेरे पास रेस्ट्रिक्शन कोई नहीं है, पहला भी n तरीकों से, दूसरा भी n तरीकों, तीसरा भी n तरीकों से। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे, फंडामेंटल रूल्स ऑफ काउंटिंग वाला ही पार्ट है। और अब हमारा जो लास्ट है और बहुत जरूरी है वो है हमारा सिलेक्शन, सिलेक्शन वाला पार्ट, एलिमेंट वाला पार्ट, जब मेरे पास रिपीट हो। ठीक है,
अभी तक मैंने आपको ऐसे दिखाया, मैंने कहा था कि हमारे पास सपोज वर्ड है डैड, नहीं डैड नहीं लिख सकते, हमारे पास वर्ड है सपोज कैट। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि इस कैट को हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, इस कैट को मैं कितने तरीकों से अरेंज कर सकता हूँ, ठीक है। अब ये कैट मुझे अरेंज करना है, मैंने आपको बोला हुआ, तो आप सिंपली मुझे बोलेंगे, सिंपल है 3 into 2 into 1 करेंगे 6 तरीके से, आपको पता है वो 6 तरीके बना सकते हैं आप। CAT आपको पता है अरेंजमेंट यहाँ पे है, CTA, ACT, ATC, उसके बाद TAC और TCA, ये मेरे पास 6 अरेंजमेंट्स बन गए। परम्यूटेशन से पढ़ा हुआ है हमने, आप इसको भले ही NP-N यानी 3P3 से कर लीजिए या 3 into 2 से कर लीजिए, आपका सोल्यूशन सेम आएगा, ठीक है। लेकिन अब अगर हम समझने की कोशिश करें, अब जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये कैट की जगह मेरे पास जो वर्ड होता है वो होता बॉस। क्या होता, मेरे पास बॉस वर्ड होता, BOSS बॉस। अब मैं आपको बोलूं कि इसको आप कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हो, इसको आप कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हो। तो अगर ये SS नहीं होता कुछ और होता तो आप सिंपली बोलते 4 फैक्टोरियल, पता है आपको 4 into 3 into 2 करेंगे, पता है आपको, या 4P4 करेंगे, या कोई सीखा हुआ है। लेकिन अब 4 फैक्टोरियल में क्या दिक्कत है, मेरे पास जो है 4 into 3 into 24 वेज आ रहे हैं, मैं इसको 24 वेज से अरेंज क्यों नहीं कर सकता, मैं इसको 24 से अरेंज क्यों नहीं, बिकॉज मेरे पास जो S और S है ये कॉमन है। अभी तक हमने कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं किया, इसलिए इसको बहुत ध्यान से देखेंगे। परम्यूटेशन विद रिपीटेशन पढ़ रहे हैं, हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट है कि अब अगर मेरा वर्ड बॉस है तो बॉस को मैं 4 into 3 into 2 यानी 24 वे से अरेंज नहीं कर सकता, बिकॉज मेरे पास जो S और S है वो कॉमन है। अपना कॉन्सेप्ट हम रिटेन करेंगे, परम्यूटेशंस में ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इज नॉट नेसेसरी, यानी मेरे पास OBSS और BOSS दो सेपरेट परम्यूटेशंस है, these are two separate permutations। लेकिन BOSS और BOSS तो सेम परम्यूटेशन हो गई, मैं इस S को यहां ले आऊं या इस S को यहां ले आऊं, ये तो सेम परम्यूटेशन हो गई। तो मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ पे जब रिपीटेशन वाला परम्यूटेशन आता है तो आप खुद समझ जाएंगे मेरे पास 24 नहीं होंगे, 24 से लेसर वेज होंगे, बिकॉज ये जो SS रिप्लेस एक दूसरे के साथ हो जाएंगे, ये तो सेम परम्यूटेशन हो गई। OBSS और BOSS तो अलग परम्यूटेशन, लेकिन BOSS और SS अलग परम्यूटेशन नहीं है, ठीक है। इस चीज को और बेटर तरीके से समझेंगे बाय यूज ऑफ कलर कोडिंग। मैं आपको ऐसे बोलूं कि मेरे पास एलिमेंट्स है BOS और ये रेड S। अब इस क्वेश्चन को देख लीजिए, क्या मैं इनको अरेंज कर सकता हूं, अब इनको अरेंज करके दिखाइए मुझे, कितने नंबर ऑफ वेज इनको अरेंज कर सकता हूं, तो आपको पता है 4 into 3 into 2 into 1 is equal 24, बिल्कुल। लेकिन जब मैं 24 वेज में करूंगा तो मेरे पास एक ऑप्शन ऐसा भी आएगा, नहीं मेरे पास आएगा BOS और S, बिल्कुल ठीक है। दूसरा मेरे पास ऐसे आएगा BO ये S और यहाँ पे ये S, ठीक है। एक और मेरे पास ऐसे ही आएगा अगर मैं देखना चाहूं तो BSO और S, ये भी आ सकता है, और एक और आ सकता है BSO और S। अब गौर से देखने की कोशिश करिए कि अगर मेरे पास S की जगह कुछ और होता, से मेरे पास Z होता तो ठीक है, मेरे पास सिंपल तरीका था BOSZ को मैं चाहता हूं अरेंज कर सकता हूं। लेकिन जब मेरे पास ये S और S है तो अगर मैं गौर से देखूं तो ये और ये सेम परम्यूटेशन बन जाती है। with due regard to order of elements, with due regard to order of elements, क्योंकि मेरा जो एलिमेंट है वही सेम है, मेरा एलिमेंट ही सेम है, तो अगर मैं इसको रिप्लेस करूं भी, ऑर्डर चेंज भी करूं, लेकिन इररेस्पेक्टिव ऑफ दिस ऑर्डर वो जो कॉम्बिनेशन है, वो जो अरेंजमेंट निकल के आ रही है वो सेम निकल के आ रही है। तो मुझे क्या करना है, ऐसे सारे एलिमेंट्स को इसमें से एक्सक्लूड करना है जहां पे अरेंजमेंट सेम आ रही है। तो मैं कैसे करूंगा, सिंपली मेरा आंसर आया था 4 फैक्टोरियल, मैं इसको डिवाइडेड बाय करूंगा 2 फैक्टोरियल, बिकॉज़ ये दो मेरे पास कॉमन आ रहे हैं, तो मेरा जो आंसर आएगा वो मेरे पास आंसर है।
12 मेरे पास आंसर आएगा। मैंने वो सारे एलिमेंट्स बाहर निकाल दिए। ये मैंने कॉम्बिनेशन के केस में सिखाया था आपको कि जब ऐसा कोई इशू हो तो जो मेरे पास कॉम्बिनेशन में हमने क्या पढ़ा था कि परम्यूटेशन के केस में हमारे पास फॉर्मूला जो है वो है n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, ये पढ़ा था। लेकिन अब यहाँ अगर हमें इसमें से कॉमन ग्रुप्स निकालने, उसको r फैक्टोरियल से डिवाइड करके कॉमन ग्रुप्स पे पहुंचूंगा। यहाँ पे मेरे पास इशू क्या है? इशू है कि मेरे पास वर्ड सेम है, वर्ड्स मेरे पास सेम है। तो अब मुझे इनको जब रीअरेंज करना है तो मुझे कॉमन वर्ड्स का जो फैक्टोरियल है उसको डिवाइड करना पड़ेगा, जस्ट बिकॉज इसलिए मेरे पास जो वर्ड्स जो कॉमन है वो सेम अरेंजमेंट बना रहे हैं। इसको ऐसे समझने की कोशिश कर लीजिए एक बार। अगर मैं बोलूं मेरे पास वर्ड जो है, अगर मैं आपसे बोलूं मेरे पास वर्ड जो है वो है SEZ, अब उसको अरेंज कर दीजिए। कितने तरीके होंगे आपके पास? 3 into 2 into 1, फटाफट से अरेंज कीजिए। वो हो गया SEZ, SZE, EZS, ESZ, ZES और ZSE। पता है आपको 6 वेज पढ़ा हुआ है। लेकिन अब अगर मैं वर्ड चेंज करके मेरे पास वर्ड है SSA, तो इसको अरेंज करके बताइए। मैं अरेंज वर्ड यूज कर रहा हूँ, परम्यूटेशन बनानी है। नहीं, परम्यूटेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता, लेकिन SSO कॉमन है, इसको बनाने की कोशिश करते हैं एक बार। अगर मैं बनाने चाहूँ तो मेरे पास पहला कॉम्बिनेशन आएगा SSA, फिर आएगा SAS, ठीक है, फिर आएगा ASS, फिर आएगा, ठीक है। मेरे पास अगर मैं गौर से देखूं, अगर मैं गौर से देखूं तो मेरे पास यही परम्यूटेशंस आ रही है और कोई परम्यूटेशन नहीं आ सकती। बिकॉज जो अगर मैं इनको अरेंज करना चाहूं, इनको अरेंज करना चाहूं तो तब भी मेरे पास क्या इशू आ रहा है कि जो ऐसी सेम परम्यूटेशन बन रही है। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, 3 into 2 into 1 है, 3 फैक्टोरियल तो है ही इसके नंबर ऑफ वेज, लेकिन जो एक कॉमन है इसका फैक्टोरियल डिवाइड करूंगा, ठीक है। तो 3 into 2 divided by 2, मेरे पास 3 वेज ही आ गए। आई होप आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे जैसे मैं SEZ को SZE कर पा रहा हूँ, यहाँ पे मैं SSA को उल्टा SSA अगर भी करूंगी तो मेरे पास सेम अरेंजमेंट आ जाएगा। यानी हमने अपना कॉन्सेप्ट रिटेन किया कि हम ऑर्डर की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, लेकिन जो कॉमन एलिमेंट्स है उनका जो इम्पैक्ट है, उनसे जो सेम अरेंजमेंट बन के आ रही है, हम उसको बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है। हम इसको बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है। आप ये चीज समझ गए। तो हमारे पास सोल्यूशन क्या आ गया कि आपके जितने भी वर्ड्स हैं उनका फैक्टोरियल ले लीजिए, जो भी फैक्टोरियल है, लेकिन जो कॉमन है उनका फैक्टोरियल भी ले लीजिए। एक और बार बताते हैं आपको, एक लास्ट बार, और फिर हम क्वेश्चन की मदद से इसको समझेंगे। अगर मैं आपको, मेरे पास वर्ड है PAPA, इसके आप कितने अरेंजमेंट्स बना सकते हो? अगर एक कॉमन नहीं होते तो हमको पता है आंसर क्या था हमारे पास, 4 फैक्टोरियल। लेकिन अब चूंकि कॉमन लिखेंगे 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, P 2 बार आ रहा है, A 2 बार आ रहा है, तो इसका जो इम्पैक्ट है कॉमनैलिटी का वो हम इससे लेस करेंगे। तो मेरे पास आएगा 4 तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा। मेरे पास आएगा 3 into 2, यानी मेरे पास 6 तरीके हैं इसको अरेंज करने के। आप वो तरीके भी निकाल सकते हैं, निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं वो तरीके, ठीक है। आप चाहे तो वो 6 तरीके निकाल सकते हैं। कुछ यहाँ पे वर्ड्स कॉमन है, हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, हम ऐसे लिख सकते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं, और सिमिलरली आपके 6 तरीके, आप चाहे अपने ट्राई के लिए तो एक बार करके 6 तरीके निकाल लीजिए। बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है, हमें आगे बढ़ना है तो इसलिए मैं आपको ज्यादा करके नहीं बताता, ठीक है। तो आप समझ गए कि मेरे पास क्या तरीका रहेगा, क्योंकि मेरे पास कॉमन है तो जो टोटल नंबर है उसको मैं फैक्टोरियल करूंगा, ये तो NPR का ही कॉन्सेप्ट है। लेकिन जो कॉमन आ रहे हैं उनके फैक्टोरियल डिवाइड करूंगा, जिसमें कॉम्बिनेशन के केस में किया था। तो इससे क्या होगा, मेरे पास हम अराइव कर पाएंगे जो मेरे पास अलग अरेंजमेंट्स इससे बन जाएंगे, ठीक है। ये मेरे पास ओके हो गया। तो 4B में एक क्वेश्चन है, 4B में एक क्वेश्चन है जिसमें कंफ्यूजन आया था स्टूडेंट्स को। एक्चुअली वो क्या था, वो इस कंसेप्ट पे बेस्ड है। तो मैं दोनों तरीकों से उसको बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद हम रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे और आपको होमवर्क देंगे। तो सबसे पहले मैं उस क्वेश्चन की तरफ आऊंगा जो 4B में था। ये क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है? Total number of ways in which 6 plus and 4 minus can be arranged in a line so that no two minus occur together. हम बोल रहे थे कि हमारे पास प्लस साइंस जो है वो 6 है,
6 थे हमारे पास, हाँ, और माइनस साइंस 4 है, बट माइनस इकट्ठे नहीं आने चाहिए। तो हमने सीखा हुआ है कि प्लस को हम अरेंज करेंगे पहले, 1 2 3 4 5 और 6 प्लस अरेंज किया तो आ गया 6 फैक्टोरियल वेज किया होगा आपने। फिर माइनस को हम ऐसे अरेंज कर सकते हैं, 3 4 5 6 7, हमारे पास 4 माइनस प्लेसेस 7 है तो 7C4 करेंगे। तो आपका जो सोल्यूशन आया था 6 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, ये आपका इसमें सोल्यूशन आया था। तो ये सोल्यूशन आपका दिया भी है उसमें आंसर में, लेकिन ये उसका करेक्ट सोल्यूशन नहीं है। करेक्ट सोल्यूशन इसलिए नहीं है, अगर आप गौर से देखेंगे जो प्लस साइंस है, जो प्लस साइंस है तो सेम है। नहीं, अगर मैं इनको आपस में ही इनको पहले, अगर मैं इनको आपस में अरेंजमेंट बनाऊं, इनको आपस में अरेंजमेंट करने की कोशिश करूं, तो अगर आप गौर से देखेंगे कि अगर हम इस प्लस को यहां ले, इस प्लस को यहां ले, तो क्या आइडेंटिफाई कर पाएंगे अरेंजमेंट चेंज हुई है? नहीं हुई है। जब हम पेपर्स के क्वेश्चन करते हैं कि हमारे पास पेपर्स है, पेपर 1 पेपर 2 पेपर 3, तब अगर मैं इनको रीअरेंज करूं आपस में तो अलग अरेंजमेंट बन जाएगी, बिकॉज पेपर 1 इज नॉट इक्वल टू पेपर 2। लेकिन यहाँ पे इस प्लस को मैं यहाँ लेके इस प्लस को यहाँ ले तो अरेंजमेंट तो चेंज हुई नहीं, तो मैंने कैसे 6 फैक्टोरियल लिख दिया पहले 6 फैक्टोरियल तरीके। तो अगर मैं प्लस को कैसे भी आपस में करूं तब भी तो एक ही बात है, तब भी तो इशू सेम ही है। तो इन प्लस को मैं आपस में रीअरेंज कर सकता हूँ। मुझे क्या यूज करना पड़ेगा यहाँ पे? कॉन्सेप्ट रिपीटेड परम्यूटेशंस का। मेरा यहाँ तक के आंसर बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है, 6 7 3। लेकिन अब मेरे पास रिपीटेड नेचर के परम्यूटेशंस कितने हैं? अगर आप गौर से देखें तो प्लस मेरे पास कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 फैक्टोरियल आ जाएगा। माइनस कितने हैं? 4, तो 4 फैक्टोरियल आ जाएगा। बिकॉज माइनस भी इंटरचेंज हो सकते हैं, प्लस भी इंटरचेंज आपस में हो सकते हैं, बिकॉज ये सेम है। दूसरे जो भी क्वेश्चन है उस केस में हमारे पास ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया था। अब अगर मैं इसको देखूं तो मेरे पास शायद ये सॉल्व हो जाएगा। ये बन गया 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, नीचे आ गया 3 इंटू 2 इंटू 4 फैक्टोरियल। ये काट लीजिए, ये काट लीजिए, काट लीजिए, और 35 आ गया। तो आई होप मेरे पास समझ गए होंगे कि ये जो क्वेश्चन है रिपीटेड परमुटेशंस का है। तो हमने दो चीजें नहीं सीखी। अगर मेरे पास रिस्ट्रिक्शन नंबर बनाने में नहीं है, यानी मेरे पास ABC यूनिक है, मुझे बोल रहा है कि इससे आप कोई भी ABCD यूनिक से आप कोई भी नंबर बनाइए 3 डिजिट वाला, कोई रेस्ट्रिक्शन लिमिटेशंस की नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? 4 इंटू 4 इंटू 4 या 4⁻3। बिल्कुल समझ गए होंगे आप। एक तरीका जो एक हमने कॉन्सेप्ट ये पढ़ा। दूसरा हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा कि अगर मेरे पास A करके आ गया, इसके कितने परम्यूटेशंस बनेंगे? 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, जिसमें कॉमन जो है उनका फैक्टोरियल डिवाइड करना पड़ेगा ताकि मैं डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट पे पहुंच जाऊं। ठीक है, ऑर्डर को हम अभी रिगार्ड अभी भी दे रहे हैं, ऑर्डर में हम ऑर्डर का रिगार्ड हम अभी भी कर रहे हैं, लेकिन जो सेम है उस सेमनेस को खत्म करने के लिए हम उसको डिवाइड फैक्टोरियल से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके साथ मेरे इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स ओके होंगे। आप इन वीडियोस को ध्यान से देखिए, कहीं समझ नहीं आ रहा तो एक बार रिपीट करके देखिए। उसके बाद भी कोई इशू बच रहा है तो आप मुझे फोन कर दीजिए, मैं आपको फर्दर एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो मेरे पास कॉन्सेप्ट सारे पैक हो गए। तो अब आपके पास क्या ड्यूटी है? आपने ये करना, अपने 5C का जो होमवर्क है वो नोट कर लीजिए। 5C में आपने क्या करना है? अपने पास जो आपने सॉल्व करना है वो है 1 2 3 5 6 7 8 12 14 18 और 20, ये आप करेंगे। और अभी जो हम एग्जाम्पल्स करेंगे आपके साथ वो करेंगे 4 10 11 13 15 16 17, जितने से कर पाए हम इस टाइम में, 19 और 22। ठीक है, और जो क्वेश्चन बुक में सॉल्व एग्जांपल्स है वो भी हम इसमें एक बार करेंगे। ठीक है, तो जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़े आए हम उनके क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं हम कहाँ किस हद तक कामयाब हो जाएंगे। कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़े वही कॉन्सेप्ट है, और कोई नए कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में नहीं है, तो आपके सिलेबस में जो है बेसिकली वो इतने ही है। हम एक बार देख लेते हैं क्वेश्चंस किस तरह के क्या है। ये हमने ऑलरेडी किया हुआ था, यहाँ तक हमने कंक्लूड किया था, ये भी हमने सॉल्व किया था लास्ट में, ये भी हमने लास्ट में सॉल्व किया था, ये रेड वाला भी हो गया था, ये R वाला भी हो गया था, ये हमने आज पढ़ा और यहाँ से क्वेश्चंस पढ़ेंगे। हाँ ये जो हमने पहले प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्बिनेशन पढ़ा था उस पे क्वेश्चंस है। फाइंड R if 18CR is equal to 18CR plus 2। ये कह रहे हैं कि 18CR इक्विवेलेंट है 18CR plus 2 के, हमें R की वैल्यू निकालनी है।
ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। हम पहला पहला याद करते हैं, हमने पहले क्या पढ़ा था कि NCR इज इक्वल टू NCR माइनस 2, यानी NCR और NCN माइनस R पढ़ा था। आपको याद होगा मैंने ऐसे लिखा था 8C3 इज इक्वल टू 8C5, मैंने बोला था 10C4 इज इक्वल टू 10C6, मैंने कहा था 14C11 इज इक्वल टू 14C3। तो अगर आप गौर से देखें तो आप समझने की कोशिश कीजिए कि अगर मेरे पास जो नंबर ऑफ थिंग्स है वो कॉमन है और इसके जो नीचे वाले अरेंजमेंट्स है इनका टोटल भी ऊपर वाले के बराबर है, तो मेरा ये इक्विवेलेंट हो जाएगा। ठीक है, यहां समझने की कोशिश कीजिए। मैंने क्या कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, 4C1 इज इक्वल टू 4C3, 8C2 इज इक्वल टू 8C6, 10C4 इज इक्वल टू 10C6। ऐसा क्यों कि जब मैं इनको जोड़ता हूं तो 10 की इक्विवेलेंट आ जाता है। ठीक है, ठीक है। तो मैंने इसका डेरिवेशन भी किया था। जनरल फॉर्मूला क्या थी, NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R। तो अब अगर मैं इसको यूज करूं तो आप सिंपली देख सकते हैं कि मेरे पास 18CR इक्विवेलेंट है 18CR प्लस 2, तो विच मेरे पास इंप्लाई क्या करेगा कि R प्लस R प्लस 2 इज इक्वल टू 18, 2R इज इक्वल टू 18 माइनस 2, R इज इक्वल टू 16/2 इज इक्वल टू 8। ठीक है, और मैं इसको अब लिखना चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं 18C8 यानी R इज इक्वल टू 18CR प्लस 2 यानी 10, जो मेरा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। इन दोनों का सम वापस 18 के इक्विवेलेंट आ गया और ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्मूला ऑलरेडी बन गया जो हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, बहुत ही आसान सा पार्ट है, आपको शायद फॉर्मूला समझाने के लिए दिया हुआ है। आगे देखते हैं इंस्टीट्यूट क्या बोल रहा है। प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस। ये एग्जाम में नहीं आएगा, बट एक बार फॉर्मूला अंडरस्टैंड करने के लिए समझते। एग्जाम में आने के बिल्कुल जीरो चांसेस है, बिकॉज प्रूव वाले क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे। बट बोल क्या रहा है, n माइनस सी आर माइनस 2 प्लस 2n माइनस फलाना प्लस ये कह रहा है n-2 सी आर माइनस 2 प्लस 2 शायद n-1 सी आर माइनस 1 प्लस प्लस एक कम करके होगा, प्लस में है n-2 सी आर। n-2 है यहाँ भी। ठीक है, फिर है n-2 सी आर। ठीक है, n-2 सी आर। जो हमने नेक्स्ट पढ़ा था प्रॉपर्टी, उसको देख लेते हैं। प्रॉपर्टी को रिकॉल कर लीजिए, 8C5 प्लस 8C4 इज इक्वल टू 9C5। इसमें एक जोड़ो, इसमें एक जोड़ो। याद आया होगा आपको, हमने सॉल्व भी किया था ये। 8C5 प्लस 8C4 इज इक्वल टू 9C5। ठीक है, हमने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है। तो अगर मैं वही यूज करूं, देखो कहां पहुंचता हूं। ये मेरे पास ट्वाइस है तो मैं इसको 2 बार लिख लेता हूं, बस ट्वाइस था ये। अब देखिए क्या इसमें ये फॉर्मूला अप्लाई कर पाएंगे, इस पे कर पाएंगे, आराम से कर पाएंगे। अगर आप देखें गौर से, ये भी n माइनस आर है, ये भी n माइनस आर है, n-2 है, ये भी n-2 है। ठीक है, n-2c n-2c बिल्कुल आ रहा है, और r का डिफरेंस आपस में कितना है, 1 के बराबर है। r-1 हो गया और ये r-2 हो गया। तो अगर मैं इसके लिखना चाहूं n-1, इसमें मुझे एक जोड़ना है ना, n-1 इसमें एक जोड़ना है, जैसे यहाँ पे एक जोड़ते हैं, और जो ये छोटा हमारा कंपोनेंट है इसमें एक जोड़ना है, तो c आ जाएगा r-1। ठीक है, अब मैं यहां इसी को करना चाहूं, ठीक है, तो ये मेरे पास आ जाएगा n-2 दोनों जगह है। ठीक है, ट्वाइस था, तो ये मेरे पास फिर से आ जाएगा n-1। ठीक है, c, ये r-1 छोटा है तो c r आ जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं इन दोनों पे फिर से ये फॉर्मूला लगाने की कोशिश, तो लगा सकता हूँ, बिल्कुल लगा सकता हूँ। n-1 में से तो n आ जाएगा, c और ये r आ जाएगा। ठीक है ना, इसमें एक एक जोड़ दिया। तो आप समझ के होंगे ये कोई डिफिकल्ट है नहीं, बहुत ही आसान सा पार्ट है। बट इसकी जो जनरल फॉर्मूला है वो ये है मेरे पास। क्या जनरल फॉर्मूला क्या है मेरे पास, वो है 8C5 प्लस 8C4, इसको याद इसको 9C5। इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। इसको वैसे लिखते हो NCR प्लस NCR माइनस 1, ठीक है, इज इक्वल n+1 CR। ठीक है, ये मेरे पास आ गया इसका जनरल फॉर्मूला, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो ये प्रूव वाले क्वेश्चंस नहीं आएंगे। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल में भी है और आपके पार्ट्स में भी है।
तो इसको हम एक बार करेंगे अपने साथ, हाँ इसको एक बार करेंगे अपने साथ इसको। ट्वेंटी एट C2R is to 24C2R-4, 24C2R-4 is equal to 2/11। फिर से आपको एक बार याद दिलाऊं, एग्जामिनेशन सिनेरियो में अगर ऐसे क्वेश्चन आपके पास आ गए तो इसको सॉल्व करने के बजाय आपके पास जो आर की वैल्यू दी होगी इसको सब्स्टिट्यूट करके देख लीजिए क्या इक्विवेलेंट निकल रहा है नहीं निकल रहा है। आपके पास कैलकुलेटर अलाउड है तो आप सिंपली यहाँ से वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से वैल्यू निकालेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे, तो आर की जिस वैल्यू पे आपका ये बैठेगा वो आपका सोल्यूशन होगा। दिस इज फॉर द पर्पस ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है। इस पे एक एग्जाम्पल भी है, इस एग्जाम्पल पे क्वेश्चन भी है, तो वहां पे 4 आर के वैल्यूज दिए हैं। तो आप सिंपली, आपको एनसीआर का फॉर्मूला तो पता है, आप सिंपली आर की वैल्यू पुट करके इसका आंसर निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यहाँ पर सोल्यूशन भी आपको दिखाएंगे, लेकिन एग्जामिनेशन सिनेरियो में आप सोल्यूशन को करने के बजाय सीधे आर की वैल्यू पुट करके सब्स्टिट्यूट करके उसका आंसर निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो बाय डेफिनेशन यूज करते हैं, किसके बराबर आएगा ये, बाय डेफिनेशन किसके इक्विवेलेंट आएगा ये, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है, और अपने पास r फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ये आ गया 24 माइनस 2r, ठीक है, और 2r माइनस 4, ठीक है। आपको पता ही है 28 को मैं लिखूंगा 28 इंटू 27 इंटू 26 इंटू 25 इंटू 24 फैक्टोरियल। ये तो आपको ऑलरेडी पता है क्यों लिखना है हमने। इसको लिखूंगा, अभी इसको रहने देता हूं, अभी इसको भी रहने देता हूं, और इस नीचे वाले को सॉल्व कर लेता हूं। मेरे पास आ गया 28, बिकॉज ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 हो गए यहाँ पे, और ये 28 हो गया, माइनस 2r फैक्टोरियल, ठीक है, और ये 2r माइनस 4 ही आ गया मेरे पास, इज इक्वल 225 डिवाइड बाई 11, ठीक है। एग्जामिनेशन सिनेरियो में इतने करने की जरूरत नहीं है, आर पुट करके आप सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्या क्या कैंसिल आउट होता है, ये कैंसिल आउट होता है, ये भी कैंसिल आउट होता है। मेरे पास ऊपर बच गया 28 इंटू 27 इंटू 26 इंटू 25, ठीक है, इंटू 25, सारा कैंसिल आउट हो गया मेरे पास, ठीक है। हाँ जी, तो मेरे पास ये जब मैं इसको मल्टीप्लिकेशन में ले जाऊंगा, आपको पता है कि पूरा होल डिवीजन में है, ये रेसिप्रोकल होगा मेरे पास, तो इंट 2r माइनस 4, नीचे मेरे पास आ गया 2r इज इक्वल 225 डिवाइड बाई 11, ठीक है। सो जब मैं करूंगा तो मेरे पास आएगा 28 इंटू 27 इंटू 26 इंटू 25 इंटू 2r माइनस 4 का फैक्टोरियल। आपको ऑलरेडी पता है कैसे करेंगे, 2r माइनस 1, 2r माइनस 2, 2r माइनस 3 और 2r माइनस 4 का फैक्टोरियल। पता है आपको, ये भी पता है आपको कि हम हमेशा क्या करते हैं कि हाईएस्ट फैक्टोरियल को लीस्ट फैक्टोरियल तक ले आते हैं। 2r आपका बड़ा है 2r माइनस 4 से, आपने वैसे यूज किया, ये आपको कैंसिल आउट हो गया। तो अगर कुल मिला के इक्वेशन क्या बची, 28 इंटू 27 इंटू 26 इंटू 25 इंटू 11, ये यहाँ आ गया, ये इधर आ गया, 225 इज इक्वल टू 2r माइनस 1, 2r माइनस 2 और 2r माइनस 3, ठीक है। इसको यहाँ पे सिंपलीफाई करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। बचा 28 इंटू 3 इंटू 26 इंटू 11 इज इक्वल टू 2r माइनस 1, 2r माइनस 2, 2r माइनस 3, ये बताया हुआ है आपको। इसको सॉल्व करने के बजाय r की अगर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगी, ठीक है।
क्यूबिक इक्वेशन से भी एक इक्वेशन ऊपर आ जाएगी, इक्वेशन विद रूट 4 आ जाएगा हमारे पास, तो उसको हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। बेटर क्या है कि हम इसको स्प्लिट करें, इस फॉर्मेट में ले आए। ठीक है, 28 मेरे पास क्या आ गया, 2 इंटू 14, 3 मेरे पास ऐसे ही है, ये मेरे पास क्या आ गया, 2 इंटू 13, मेरे पास क्या आ गया, 11, ये मेरे पास सेम आ गया। अब इसको मैं रीऑर्गेनाइज करूं तो मेरे पास आ गया 11, 2 3 जार 6, 6 और 2 हो गया 12, 13 और 14 इज इक्वल टू 2r, 2r माइनस 1। एक सेकंड, इसको मैं थोड़ा सा बेटर करता हूँ आप लोगों के लिए। इसको मैं ऐसे लिखूंगा, 2r माइनस 3, 2r माइनस 2, 2r माइनस 1 और 2r। तो अगर मैं अब इसको इक्वेट करना चाहूं, मेरे पास ये 11 आ गया, ये 12 आ गया, ये 13 आ गया, ये 14 आ गया, तो इन शॉर्ट मेरे पास r की वैल्यू आ गई 7 के बराबर। ठीक है, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि एग्जामिनेशन सिनेरियो में आप इसको ऐसे नहीं करेंगे। आप सिंपली क्या करेंगे, एग्जामिनेशन सिनेरियो में आपने क्या करना है, आप अपने पास वैल्यूज पुट इन करके इसका वैल्यू निकालेंगे। ऐसे आप लॉन्ग कट से नहीं करेंगे, बस टाइम कंज्यूमिंग, और आप इक्वेशन में कहीं आप उसमें फंस भी सकते हैं। ठीक है, या के पास एक काफी इजी क्वेश्चन आ गया, फाइंड एक्स। एग्जाम्पल मैं आप पे छोड़ता हूँ, ये जो हमने पढ़ा था अभी ऊपर एग्जाम्पल, उसी को यूज करेंगे। मिडिल टर्म आप स्प्लिट करेंगे, एग्जाम्पल करनी है आपने, इसको ट्राई करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे और फिर अपना एक बार करके चलते हैं आपके साथ, ये एग्जाम्पल भी आने की चांसेस है। ये कह रहा है 12c5 प्लस ट्वाइस, क्या है ट्वाइस, 12c4 प्लस 12c3, 12c3 इज इक्वल समथिंग। पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, 12c5 प्लस 12c4 और 12c4, ये हो गया 12c3 इज इक्वल समथिंग। अब अगर आप देखें, उसको सिंपली सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्यूशन से भी कर सकते हैं, और हम उसको फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। ये मेरे पास फॉर्मूला में आ गया, इतना मेरे पास फॉर्मूला में आ गया। इसको गौर से देखूं तो मेरे पास क्या आ गया, 13c5, ये सीखा है आपने। अब इतने पर मैं लगाना चाहूँ तो क्या आएगा मेरे पास, 13c4। अब इसको फिर से फॉर्मूला लगाऊं तो क्या आएगा मेरे पास, 14c5 इज इक्वल 14cx। ऐसा ही था मेरे पास, 14cx था, तो x की वैल्यू सिंपली मेरे पास क्या आ गई, 5 आ गई, इज इक्वल x की वैल्यू मेरे पास 5 आ गई। बट आपको एक और चीज पता है, अगर x की वैल्यू 5 आ गई तो मेरे पास 14c5 हो गया ये। तो 14c5 क्या किसी और के बराबर होता है, हाँ 14c9 के बराबर होता है, बिकॉज इन दोनों का ऐड 14 आएगा, दोनों प्रॉपर्टीज यूज हो गई। मेरे पास 14c5 आएगा या 14c9 आएगा। ठीक है, आई होप ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ये बेसिकली हमने फॉर्मूला पढ़ी है, उसकी एप्लीकेशन। ठीक है, ये करने की जरूरत है, इस पे हमने क्वेश्चन ऑलरेडी किए हुए, तो ये करने की जरूरत है नहीं, ये हमने सारा आपके साथ डिस्कस कर लिया। अब देखिए, हाउ मेनी परम्यूटेशंस आर पॉसिबल फ्रॉम लेटर्स ऑफ वर्ड कैलकुलस। ये तो अभी तक आप समझ गए होंगे। हमारे पास वर्ड आ गया कैलकुलस, ये वर्ड आ गया, इसमें कितने परम्यूटेशंस बन सकते हैं। अगर इसमें रिपीटेटिव वर्ड्स नहीं होते तो हम इस पे सिंपली बोलते कि हमारा 8 फैक्टोरियल आंसर आ जाएगा। बट इसमें क्या है, वर्ड्स रिपीटेटिव है। वो कैसे है, सी हमारे पास 2 बार है, ए हमारे पास 2 बार है, एल हमारे पास 2 बार है। ठीक है, सी हो गया कवर, ए हो गया कवर, एल हो गया कवर, यू हमारे पास 1 बार है, और एस हमारे पास 1 बार। हमारे पास ये आ गया 8 का ब्रेकअप। तो आपको हमने पढ़ा हुआ है कि इसका अरेंजमेंट हमारे पास क्या आएगा, 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ठीक है, ताकि मैं रिपीटेटिव एलिमेंट्स को इसमें से एलिमिनेट कर सकूं। मेरे पास जो मैंने एग्जांपल दिया था बॉस वाला या पीए वाला, पापा वाला, तो उन दोनों केस में आप देख सकते हैं ये सिमिलर केस है। और अगर मेरे पास रिपीटेटिव वर्ड्स नहीं होते, मेरे पास सपोज ये इसके बजाय होता वर्ड मॉस, इसके आप कितने तरीके कर सकते हो, तो आप आंसर बोलते 6 फैक्टोरियल सिंपली, जैसा हमने पढ़ा हुआ। ठीक है, तो इसका मेरे पास सोल्यूशन आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एग्जाम्पल 2 इज एज सेम एज एग्जाम्पल नंबर 1, इसमें कुछ बताने की जरूरत है नहीं। हाँ, ये एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल 3 आपके साथ करते हैं, काफी जरूरी एग्जाम्पल है।
An examination paper with 10 questions consists of 6 questions in algebra and 4 questions on geometry. At least one question from each section is to be attempted. In how many ways can this be done? अब ये आपके पास जो क्वेश्चन है किस चीज का आ गया, टोटल कॉम्बिनेशंस का आ गया। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अब कभी आपको लिखा होता है कि आपको 10 में से 2 सिलेक्ट करने हैं, 3 करने हैं, 4 करने हैं, 5 करने हैं, तो सिंपली आप क्या करते हैं, 10 में से आप करते हैं सिंपली 10C3 या 10C2 या 10C5 जितने भी होंगे। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा नहीं, इसने नहीं बोला कितने करने हैं। तो तब मैंने कहा था कि हम टोटल कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, टोटल कॉम्बिनेशन, यानी 10C1 10C2 10C3, बट वो भी हम नहीं करते, उसका हम शॉर्टकट हमारे पास क्या होता है 2n। ठीक है, ये पढ़ा हुआ है, ये पर कॉन्सेप्ट में बताया हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिए, मेरे पास 10 क्वेश्चन है किसी पेपर में, 10 क्वेश्चन है, इसमें से 6 अलजेब्रा पे है, इसमें से 4 जियोमेट्री पे है, ये दिया हुआ है। हाँ जी, एटलीस्ट वन क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन टू बी अटेम्प्टेड, यानी यहाँ पे ये है कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप कुछ भी नहीं करें, और बस वो ऑप्शन नहीं है कि आप कुछ भी अटेम्प्ट ना करें, आपने कुछ ना कुछ किसी किसी सेक्शन से करना है, यानी यहाँ से आपने मिनिमम एक क्वेश्चन करना है, मिनिमम यहाँ से आपने मिनिमम एक करना है, यहाँ से मिनिमम एक करना है, बाकी आप जो मर्जी करे, पर एक करे, 2 करे, 3 करे, 5 करे, 4 करे, 6 करे, इसमें आप कुछ भी कर सकते, इसमें आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम आपने एक एक क्वेश्चन करना है। तो अब आपने इसका सॉल्यूशन बताना है। इसमें मैं 2-4 एग्जांपल दिखा के आपको समझाऊंगा। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आपको बोलता कि मेरे पास ऐसे ही 10 क्वेश्चंस है, 6 अलजेब्रा पे, 4 ज्योमेट्री पे है, और हम मेरे पास कंडीशन क्या है, मुझे अलजेब्रा में से 3 क्वेश्चन करने हैं, 3 क्वेश्चन करने हैं, और जियोमेट्री में से 2 क्वेश्चन करने हैं, सपोज टोटल 5 करने हैं। कितने वेज है, आप सिंपली बोलते कि ये 3 क्वेश्चन यहाँ 6 से करने हैं तो 6C3, और यहाँ से 4 करने तो 4C2। ठीक है, ऐसा आपको बोलता कि आपको यहाँ से 3 करने हैं, यहाँ से 4 करने हैं, तो आपको आंसर आ जाता है 6C3 4C4, यहाँ से पूरे करने हैं। तो जैसे मर्जी ये बोलते आप वैसे उसको सॉल्व कर लेते। अब यहाँ पे क्वेश्चन ने क्या बोला, क्वेश्चन ने ये नहीं बोला कि वो कितने क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन आपको जो बोल रहा है, क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट है वो बोल रहा है आपको, हाँ क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट कि आपने मिनिमम यहाँ से एक क्वेश्चन करना है, और मिनिमम यहाँ से एक क्वेश्चन करना है, यहाँ से एक क्वेश्चन करना है। तो अब अगर मैं इसको कॉम्बिनेशन के तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करूं, तो यहाँ से मैं कितने क्वेश्चन कर सकता हूँ, 1B 2B 3B 4B 5B 6B, यहाँ से मैं कर सकता हूँ 1B 2B 3B 4B। तो मेरा एक्चुअली ये कैसे आएगा, मेरा एक्चुअली ऐसे आएगा, अगर मैं इसको करना चाहूँ 6C1 प्लस 6C2 प्लस 6C3 6C4 6C5 और 6C6, यहाँ पे आएगा 4C1, ठीक है, प्लस 4C2 प्लस 4C3 प्लस 4C4। अब मुझे नहीं पता मैं एक करूंगा, 2 कर 3, या तो मैं इसको सॉल्व कर लूं, या मैंने इसका कुछ शॉर्टकट बताया हुआ है कि यहाँ से मैं या तो क्वेश्चन करूंगा या छोड़ूंगा, या करूंगा या छोड़ूंगा, बिकॉज वही है कि यहाँ पे कोई नंबर नहीं है कितने करने हैं। जहाँ पे नंबर आपका सपोज अगर कमेटी से क्वेश्चन आएंगे, वहां पे आपको फिक्स्ड बोलेगा कि आपको फलानी कमेटी में से इतने लोग चूज करने हैं, फलानी ग्रुप में से लोग, तो आप कॉम्बिनेशन का यूज करेंगे। पर यहाँ पे आपके पास क्या इशू है, इशू आपको ये नहीं बताएगा कि कितने क्वेश्चंस करने हैं, आपको बताएगा कि 1 और मोर करना है। तो इसका मतलब शॉर्टकट यूज करने के पास क्या आएगा, पढ़ाया हुआ आपको 2⁻6, और ऐसे इसका 2⁴। अगर मैं कैलकुलेट भी करूं इनको और इसको करूं, तो मेरा इस और इसके इक्विवेलेंट आ जाएगा। लेकिन जब मैंने 2,6 और 2,4 लिखा, मैंने को पहले ही बताया, इसमें इशू क्या है कि मैंने वो तरीका भी लिख लिया, इसमें वो तरीका भी लिख लिया, वो वे भी लिख लिया, जहां मैं कुछ भी नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं पहला क्वेश्चन कर सकता हूं या नहीं कर सकता, दूसरा कर सकता हूं या नहीं कर सकता, तीसरा कर सकता या नहीं कर सकता। जब मैं ऐसे रीजनिंग यूज करता हूं, तो मैं एक वो वे भी ले लेता हूं जहां पे मैं कुछ भी नहीं कर रहा। लेकिन क्वेश्चन में कुछ भी ना करना अलाउड नहीं है, तो यहां से मैं एक वे कम करूंगा, और यहां से भी मैं एक वे कम करूंगा। ठीक है, ये मेरा इसमें सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, ये मेरा सोल्यूशन आ जाएगा। अब अगर मैं कॉम्बिनेशन के थ्रू भी करना चाहूं, तो मेरे पास इसकी वैल्यू इसके बराबर आएगी, और इस सब की वैल्यू इसके बराबर आ जाएगी। बिकॉज यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कोई ना कोई क्वेश्चन मुझे करना है, या ब्लैंक पेपर नहीं दे सकता। अगर क्वेश्चन होता कि मैं ब्लैंक पेपर भी दे सकता हूँ, यानी मेरे पास चॉइस है कि मैं कुछ भी नहीं करूं, मेरे पास आंसर क्या था 2⁻6 इंटू 2⁻4। कॉम्बिनेशन के केस में देखे तो कैसे था, यहाँ पे मैं 6C0 ऐड कर लेता, और यहाँ पे
4C0 ऐड कर लेता हूँ। ये मेरे पास इसका सॉल्यूशन आ गया। इस पे एक और क्वेश्चन भी है, उससे शायद ज्यादा क्लियर हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन। ये देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पिछले क्वेश्चन का इजियर वर्जन है, इसमें आप बेटर तरीके से समझ पाएंगे। A man has 5 friends. In how many ways can he invite one or more friends? देखिए, एक बंदे के पास 5 दोस्त है। इसके पास है दोस्त A, B, C, D, E। अब मैं आपसे सिंपलर क्वेश्चन पूछता हूँ कि इसको 3 लोगों को बुलाना है दावत पे। In how many ways can he invite 3 friends? आप बताएंगे 5C3, 5 में से 3, कोई भी 3 का कॉम्बिनेशन बनाएगा। लेकिन अब मैं बोल रहा हूँ in how many ways, क्वेश्चन देख लीजिए, in how many ways can he invite one or more of his friends? एक या एक से ज्यादा, एक या एक से ज्यादा, एक या एक से ज्यादा लोगों को ये कैसे बुला सकता है? तो इसमें मेरे पास तरीका क्या है कि 5C0 तो अलाउड है नहीं, इसका मतलब किसी को नहीं बुलाना। सोल्यूशन आएगा 5C1 प्लस 5C2 प्लस 5C3 प्लस 5C4 प्लस 5C5। मेरे पास ये सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। बट ये मेरे पास जब मैं सॉल्व करूंगा तो ठीक है, सोल्यूशन आ जाएगा। लेकिन अगर मैं इसका शॉर्टकट करना चाहूँ, मुझे पता है कि या तो ए को बुलाएंगे या नहीं बुलाएंगे, बी को बुलाएंगे या नहीं बुलाएंगे, सी को बुलाएंगे या नहीं बुलाएंगे, डी को भी बुलाएंगे या नहीं बुलाएंगे, ई को भी बुलाएंगे या नहीं बुलाएंगे। तो ए को डील करने के 2 तरीके हैं, बी को डील करने के 2 तरीके, सी को 2 तरीके, डी को 2 तरीके, ई को 2 तरीके। मेरे पास 2⁵ आ गया ये। बट इसमें वो तरीका भी चला गया कि मैं किसी को भी नहीं बुला रहा, इसलिए इसको मैं -1 करूंगा। मेरे पास 32 -1 31 वेज आ जाएंगे। और अगर मैं इसको भी सॉल्व करना चाहूँ, 31 वेज मेरे हो बन जाएंगे। अब मैं इसको ऐसे करूं या ऐसे करूं? यहाँ पे मुझे ये सब क्यों करना पड़ा? बिकॉज इन्होंने मुझे नहीं बोला है कि मुझे कितने लोगों को बुलाना है, 1 और मोर बोल रहा है, 1 और मोर। अगर नंबर स्पेसिफाई करता कि 4 को बुलाना है 5, तो मैं 5C4 करके इसका सोल्यूशन निकाल लेता। ठीक है, आई होप आप ये समझ गए होंगे। ओके, हमें तो एग्जाम्पल करके चलते हैं। ओके, ये क्वेश्चन को समझ लीजिए। क्वेश्चन है, there are 7 men and 3 ladies. Find the number of ways in which a committee of 6 can be formed if committee is to include at least 3 ladies. ठीक है, मेरे पास 7 men है और लेडीज मेरे पास 3 है, टोटल मेरे पास 10 का ग्रुप हो गया। ऐसा एग्जांपल, ऐसी एग्जांपल मैंने दिखाई होगी, फिर से एक बार दिखा देता हूँ। अब इसमें ये बोल रहा है कि हमें वो वेज निकालने हैं कि हम कमेटी ऑफ 6 बना सकते हैं, 6 लोगों की कमेटी बनानी है, बट कमेटी में एटलीस्ट 2 लेडीज होनी चाहिए। ठीक है, तो मेरे पास वे 1 क्या आएगा, कमेटी में 2 लेडीज होनी ही चाहिए। और कमेटी कितने की बनानी है? कमेटी बनानी है 6 की। तो मेरे पास एक वे आएगा कि मैं 2 लेडीज सिलेक्ट करूं और 4 जेंट्स सिलेक्ट करूं। ठीक है, वे 2 क्या आएगा, मैं लेडीज को 3 भी रख सकता हूं, बिकॉज़ ये बोल रहा है एटलीस्ट 2 लेडीज। अगर क्वेश्चन यहीं पे एटलीस्ट के बजाय बोलता फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन व्हिच अ कमिटी ऑफ 6 कैन बी फॉर्म्ड इफ कमिटी इज इंक्लूड 2 लेडीज, एटलीस्ट हटा देता। तो मेरा यहाँ तक सोल्यूशन पैक हो जाता। 2 लेडीज चाहिए इन 3 में से और 7 जेंट्स में से 4 जेंट्स चाहिए, तो मेरा सोल्यूशन यहाँ पे पैक हो जाता। एटलीस्ट 2 का मतलब है 2 भी हो सकते हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो ये 3 भी हो सकते हैं, 4 हो नहीं सकते बिकॉज 3 ही टोटल है। तो यहाँ पे फिर मेरा ऐसे आ जाएगा, फिर मुझे यहाँ से 3 लेने हैं, फिर मेरे पास 6 हो गया। तो मेरे पास ये 2 तरीके हो गए। ये मैंने दिखाया हुआ से पहले भी ऐसा क्वेश्चन, क्या मैं वे 1 के तरीके निकाल सकता हूँ? हाँ, निकाल सकता हूँ। 7 में से 4 लेने हैं, 7C4 और 3C2, इसका कुछ सोल्यूशन आ जाएगा। नीचे 7C3 और 3C3, इसका सोल्यूशन आ जाएगा। इन दोनों को आप ऐड कर लीजिए, आपका सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, मुझे ये क्यों करना पड़ा? बिकॉज इसने बोला एटलीस्ट 2 लेडीज। अगर ये मुझे पास बोलता है कि ओनली 2 लेडीज, तो मेरा आंसर इतना ही होता, ये वाला पार्ट मेरा आंसर हो जाता। 7 जेंट्स में से 4 जेंट्स और 3 लेडीज में से 2 लेडीज। ठीक है, ये मेरे पास का सोल्यूशन आ जाता। लेकिन अब क्वेश्चन की जो रेस्ट्रिक्शन थी एटलीस्ट 2 है, तो 2 भी ऑप्शन, मैंने 3 भी ऑप्शन ले लिया। मैंने 4 और 2 क्यों नहीं लिया? बिकॉज मेरे पास 3 में से 4 लेडीज सिलेक्ट नहीं कर सकता, तो मेरे पास ये यहाँ पे क्वेश्चन पैक हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे, 7C4 इंटू 3C2 वो आप करेंगे, 7C3 इंटू 3C3 और सॉल्व करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अभी आज का लास्ट क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आप देखेंगे।
यहाँ पे मैं इसको 2 क्वेश्चन बना के चलूंगा परम्यूटेशन का, कॉम्बिनेशन का। सपोज क्वेश्चन आपके पास है कि मेरे पास वर्ड है एग्जामिनेशन, इसके कितने परम्यूटेशंस बन सकते हैं? परम्यूटेशंस कितने वर्ड है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, मेरे पास एक ई है, एक्स है, ए है, एम है, आई है, एन है, ए एक और आ गया, टी आ गया, आई आ गया, ओ इधर आ गया, एन आ गया। ठीक है, इसको समझने की कोशिश कर लीजिए। ये मेरे पास 11 वर्ड आ गए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये एक ही है, ये भी एक है, ये दो है, ये एक है, ये दो है, ये दो है, ये एक है, एक है। तो मेरे पास 11 वर्ड आ गए। मुझे परम्यूटेशन कितनी बन सकती है? पता होगा कोई 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। सिखाया आपको कि मैं टोटल अरेंजमेंट्स लूंगा जैसे नॉर्मली लेते हैं, लेकिन जो कॉमन है उनके अरेंजमेंट्स में कैंसिल कर दूंगा। ये हो गया मेरे पास इन केस ऑफ अरेंजमेंट्स, जैसे हमने कैलकुलस का क्वेश्चन किया था। अब क्वेश्चन क्या एक बार देख लीजिए। इन फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 4 लेटर्स। अब मुझे 4 लेटर्स सिलेक्ट करने हैं, यानी मुझे कॉम्बिनेशंस निकालनी है। अब कॉम्बिनेशंस वाला पार्ट डिफरेंट रहेगा परम्यूटेशन वाले पार्ट से, ये आपको पता होगा। तो अब अगर मैं कॉम्बिनेशन वाले पार्ट में देखूं, अभी मेरे पास क्या बोल रहा है, ये मेरे पास टोटल हो गया। अब अगर ये क्वेश्चन और मॉडिफाई किया जाए परम्यूटेशन के केस में कि मेरे पास 4 ही लेने हैं, 4 लेटर्स। अब मैं आपसे बोलूं मुझे 4 ही लेने हैं, इसमें से 4 ही लेने हैं, तो मैं यहाँ पे कैसे इसको चेंज करूंगा? परम्यूटेशन की बात कर रहा हूँ, परम्यूटेशन की बात कर रहा हूँ। तो मैं इसको यहाँ पे हटा के 11p4 लिखूंगा। हाँ, 11 में से 4, लेकिन ये मेरे पास एज इट इज रहेगा। ठीक है, पहले मैंने आपको पूरा अरेंजमेंट दिखाया 11 वर्ड्स का, फिर मैंने आपको 4 का करके दिखाया। पर क्वेश्चन इन दोनों में से कोई नहीं है, क्वेश्चन मेरे पास है सिलेक्शन का, कि आपको ग्रुप्स बनाने हैं, कॉम्बिनेशन बनानी है 4 वर्ड्स की, आपको 4 वर्ड्स की कॉम्बिनेशन बनानी है। अब आप देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और इसके एग्जाम में आने की चांसेस बहुत ज्यादा है, पर्टिकुलरली यही क्वेश्चन या ऐसा ही क्वेश्चन। तो मैं इसको अब नए से लिखूंगा क्वेश्चन। अब हम एग्जैक्ट जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे, पहले वाले पार्ट्स को छोड़ देते हैं। क्वेश्चन मेरे पास है कि एग्जामिनेशन है, मेरे पास एग्जामिनेशन, ये मेरे पास एग्जामिनेशन आ गया, ये मेरे पास एग्जामिनेशन वर्ड आ गया। मुझे इससे 4 वर्ड्स निकालने हैं, 4 वर्ड्स, लेकिन चाहिए क्या मुझे? सिलेक्शन, यानी परम्यूटेशन नहीं करनी। परम्यूटेशन का आंसर क्या था? 11p4 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। खैर इसको छोड़ दीजिए। यहाँ पे जब आप आएंगे तो कैसे करेंगे? आपको 4 वर्ड सिलेक्ट करने हैं। अब गौर से देखिए, आप 4 वर्ड को कैसे सिलेक्ट कर सकते? सिलेक्ट करने हैं, या तो आप सिंगल वर्ड लेंगे। सिंगल वर्ड, सिंगल वर्ड का मतलब है कि जो एक एक यहां से भी एक, यहां से भी एक, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी एक, ये जो मेरे पास ये 8 वर्ड्स मान लीजिए, ये तो सेम वर्ड हो गया, ये तो सेम वर्ड हो गया। मेरे पास जो 8 वर्ड है, हर में से मैं हर वर्ड में से एक वर्ड लूंगा, तो इसकी कॉम्बिनेशंस कितनी बनेंगी? ये एक बन गया मेरे पास, ये बन जाएगा सिंपली 8c4। ठीक है, तो मेरा पहला ऑप्शन क्या है कि मैं हर किसी को अलग अलग लूंगा, तो 8c4 बन गया। मेरा दूसरा ऑप्शन क्या बन गया? मैं ग्रुप लूंगा, वर्ड नहीं लूंगा, ग्रुप और ग्रुप लूंगा, यानी मैं सिंगल नहीं लूंगा, मैं यहां से उठाऊंगा और यहां से उठाऊंगा। ये मेरे पास ग्रुप है 2 वर्ड्स का। तो पहला ऑप्शन क्या था कि मैं सिंगल वाले उठाऊंगा, दूसरा था कि नहीं मैं ग्रुप में उठाऊंगा। तो ग्रुप में अगर मुझे उठाने तो कितने ग्रुप उठाने हैं? मेरे पास हर ग्रुप में 2 वर्ड्स है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3c2। मेरे पास जो ग्रुप वाले हैं, मेरे पास 1 2 ये 3 ग्रुप है, और हर ग्रुप में अगर 2 2 उठाऊंगा तो मेरे पास 4 वर्ड्स हो जाएंगे। 3c2 का मतलब है यहाँ से 2, यहाँ से 2, या जहां से मर्जी 2 2 उठाऊं। लेकिन उठाना कैसे है कि मेरे पास 3 ग्रुप है, मेरे पास 3 ग्रुप है, उठाने में मुझे 2 है। अगर मेरे पास कोई और वर्ड रिपीटेशन हो तो मैं 4c2 कर लेता। चाहिए मुझे 4 ही वर्ड्स, तो मैंने सिंगल सिंगल, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ सिंगल 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 सिंगल। मेरे पास ये आ गया 8c4, 8 में से 4। और जब मैं कर रहा हूँ डबल, यानी डबल और डबल, तो मेरे पास 3 ही ऐसे है, मेरे पास 3 ही ऐसे है, तो फिर उसमें क्या लिख सकता हूँ मैं? उसमें लिख सकता हूँ मैं 3c2। ठीक है, हो गया ये भी। अब जो लास्ट है मेरे पास, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं ऐसे भी कर सकता हूँ,
मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। मैं कर सकता हूँ एक डबल लूँ, 4 वर्ड लेने ना, और एक सिंगल और सिंगल लूँ। अब ये कैसे होता है? डबल मेरे पास कितने ऑप्शन है ऊपर? डबल मेरे पास कितने ऑप्शन है? डबल मेरे पास 3 ऑप्शन, 3 में से 1 लिख सकता हूँ, तो 3C1 कर लेता हूँ। एक सेकंड। हाँ, मैं यहाँ पे इसको 3C1 कर लेता हूँ, ठीक है? हो गया डबल ऑप्शन। अब बाकी जो सारे मुझे सिंगल में से उठाने हैं, तो सिंगल मेरे पास जो ऑप्शन है उसमें से मैं 2 उठा लेता हूँ, ठीक है? ये मेरे पास आएगा, इन तीनों का आप सम कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। एक बार समझने की कोशिश कर लीजिए इसको। परम्यूटेशन का आप समझ गए होंगे। कॉम्बिनेशन में क्या है देखिए, मैंने क्या किया, मैंने पहले इन जो वर्ड्स हैं इनको मैंने ऐसे लिखा, रिग्रुप किया कि मेरे पास डबल में 3 ऑप्शन है और सिंगल में मेरे पास कितने ऑप्शन है? 1 2 3, 1 2 3 4 5, ये छठा, सातवां, आठवां। तो मेरे पास टोटल 8 है मेरे पास, बट 8 में मेरे पास क्या है? 5 सिंगल है और 3 ग्रुप्स में है। तो मैंने क्या किया, तो मुझे 4 वर्ड सेलेक्ट करने हैं। पहला ऑप्शन है कि मैं हर किसी में से एक एक लूं, जस्ट वन वन लूं। ये मेरे पास 1 2 ई एक ही माना जाएगा, एम आई एक ही, एन एक ही, टी एक ही, ओ एक ही। तो मेरे पास 8 चॉइसेस है, मैं कहीं से भी अपना एक एक वर्ड ले सकता हूं। मेरे पास क्या है वो ऑप्शन? 8C4, ठीक है? ये पहला ऑप्शन आ गया, ऑप्शन 1। ऑप्शन 2 मेरे पास क्या रहेगा कि मैं क्या करूंगा? डबल डबल लूं, यानी मैं इनमें से लूं। तो वो कितने ऑप्शन आ गए मेरे पास? 3C2, ठीक है? 3 में से मुझे कोई भी 2 लेने हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 ही क्यों लिया, 4 क्यों नहीं लिया? उसका रीजन ये है, उसका रीजन ये है मेरे पास कि जब मैं डबल डबल लूंगा तो 4 वर्ड खुद ही हो जाएंगे, यहाँ से 2, यहाँ से 2, या जहां मर्जी से भी 2 ले लूं। अब मेरे पास कितने ग्रुप है टोटल? डबल वाले 3 ग्रुप है, तो 3C2 हो गया। अब लास्ट का पार्ट क्या है कि एक मैं डबल वाला ले लूं और बाकी सिंगल वाला ले लूं। तो जब मैंने कहीं से भी एक डबल वाला लिया, सपोज मैंने 3C1 कर लिया, यानी 3 में से कोई भी एक, सपोज ये ले लिया, तो जब मैंने ये वाला डबल वाला ले ही लिया अपने पास, फिर मेरे पास क्या बचेगा? 1 2 3, ये एक ही वर्ड माना जाएगा, 4 5 6 और 7, तो उसमें 7C2 ले लूंगा। मेरे पास 4 वर्ड ऐसे आ सकते हैं। तो ये मेरा सोल्यूशन आ गया 8C4 3C2 3C1 into 7C2, मेरे पास इसका सोल्यूशन आ गया। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इसको ध्यान से देखिए। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, लेकिन आपने क्वेश्चन में ये देखना है कि अरेंजमेंट की बात कर रहा है या सिलेक्शन की बात कर रहा है, उसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो अब मैं आपको होमवर्क में लिखवा दी है, एक बार फिर से लिखवा देता हूँ। 5C में 1 2 3 5 6 7 8 12 14 18 और 20। बाकी मुझे कुछ क्वेश्चन आपके साथ सॉल्व करने हैं, वो मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में करूंगा जो मैंने लिखवाया है, और उसके बाद 5D में भी कुछ क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा और रिमेनिंग क्वेश्चन आपके होमवर्क रहेंगे। तो अपने नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्या करूंगा, 5C और 5D में से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके दूंगा। रिमेनिंग जो भी होंगे 5C और 5D में से, रिमेनिंग जो भी होंगे, ठीक है, वो आपके होमवर्क रहेंगे और इसके साथ हमारा ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है? तो इसके साथ इस लेक्चर को कंक्लूड करते हैं। थोड़ा सा लंबा लेक्चर चलाइए, बट इसके साथ आपके सारे कंसेप्ट चैप्टर में क्लियर हो गए। अब जितने आप नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा करेंगे उतना आपके लिए इस चैप्टर की पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट है, ठीक है? तो आप होमवर्क कीजिए, इस लेक्चर को अच्छे से देखिए, और हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में जहां पे आपके साथ में एग्जाम्पल्स, आपके साथ एक्सरसाइजेस सॉल्व करूंगा, ठीक है? तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।